Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My today's topic is fabrication of NMOS structure in Silvaco TCAT. This is related to the last lab that you have submitted, that is lab 6 in microelectronic technology course and lab. Uh, this is very important lab in purview of the course we have been studying of the microelectronic technology. Uh, it is about time that I decided that I should basically have a talk with you regarding this lab और मकसद ये है कि मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूं जो मैं समझता हूं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस कोर्स के पर्सपेक्टिव में और लैब के पर्सपेक्टिव में। मैंने स्पेशली आपको बताया था कि कोर्स के पर्सपेक्टिव में जो ClO2 है वो एग्जैक्टली जो है वो डिफ़ाइन ही इस पूरे इस एक लैब पे हो जाता है। अगर आप इस लैब को देख लेते हैं जैसे नेक्स्ट लैब्स में देख लेते हैं तो पूरा का पूरा जो ClO2 है वो आपका जो है वो सिर्फ इस इस लैब से ही डिसाइड हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। और मैंने जैसे पहले कहा था कि आपकी आने वाली असाइनमेंट्स भी और आपकी फाइनल्स भी जो हैं वो सारे ClO2 से रिलेटेड हैं। तो उसमें अच्छा स्कोर करना और नंबर्स लेने के लिए आपको इस लैब को समझना बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट 14 हफ्तों का काम जो है ना हमारा कोर्स में हो चुका है और तकरीबन प्रोसेसेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ एक लास्ट प्रोसेस एचिंग रह गई and that is the final process that we need to complete this lecture. But this one lab decides all the processes that we have basically discussed up till now. और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर इसको थोड़ा सा इस परव्यू से इस लैब को देखा जाए और समझा जाए तो बहुत ज़्यादा इंसाइट्स जो हैं वो कोर्स के अंदर डेवलप हो सकती हैं और वो बहुत नेसेसरी हैं कि हर स्टूडेंट जो है अपने एंड पे ये इंसाइट्स डेवलप करे और टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दे और इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अमूमन होता है भी इसी तरीके से, तकरीबन जितने आज तक मैंने इंजीनियरिंग कोर्सेज़ पढ़ाए हैं उसमें इसी तरीके से होता है कि आपका जो जो लास्ट जो सेक्शन होता है कोर्स का वो बहुत रिलेट कर रहा होता है तमाम जो आपने कॉन्सेप्ट शुरू से सीखे होते हैं उसके ऊपर। तो अगर आप अगर मेरे लिहाज से अगर आप अब जाके इस पूरे इस पे तवज्जो दें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा इस पूरे इस कोर्स को पढ़ने का भी और इसमें जो भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं उनको समझने का भी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैंने इसमें कोई इस प्रेजेंटेशन में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं की है। मैंने स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो लैब के अंदर कोड सेक्शन कोड हुआ है और जो चीज़ें हो रही हैं उनको मैंने स्लाइड बाय स्लाइड चलाया है। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि इस तरीके से जो है काम हो रहा है। अच्छा जी, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट जो हमारी जो सबसे पहला प्रोसेस हुआ है वो ऑक्सीडेशन का है जो इसमें किया गया है। तो इसको ऑक्सीडाइज किया गया, लेकिन जैसे इससे पहले भी देखें तो क्योंकि जो स्ट्रक्चर ऑफ दी फाइल है उसमें सबसे पहले मैश डिफाइन किया गया और सबस्ट्रेट भी इनिशलाइज किया गया। वो दो ऐसे स्टेप्स थे जो मेरे लिहाज से बड़ी इनहेरेंट हैं कि हर ही लैब में हो रहे होते हैं और आप समझते हैं कि उनका मकसद क्या है। लेकिन यहाँ से जो है ना प्रोसेसिंग स्टार्ट की गई और ये पहली ऑक्सीडेशन की गई। ये पैरामीटर्स आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे कि टाइम 30 मिनट्स रखा गया है, टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया है, ड्राई ऑक्सीडेशन की गई है और प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक रखा गया। ये सर यहाँ पे अगर आप देखें ना तो इसमें बार बार ऑक्सीडेशन की गई है और ऑक्सीडेशन के बाद जो है एक इंटरेस्टिंग जो प्रोसेस है वो एचिंग किया गया है। Now these two have very interesting relationship। जो है एचिंग जो है we will be discussing in the next week। वो ये है कि ऑक्सीडाइज जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है उसकी सिलेक्ट एच सिलेक्टिविटी यूज़ की गई है। एच सिलेक्टिविटी इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग पैरामीटर ऑफ एचिंग प्रोसेस। और उसमें एच सिलेक्टिविटी में ये होता है कि आप सिलेक्ट करते हैं कि किसी एक जो आपका कंपोनेंट है उसको रिमूव कर देते हैं और दूसरे को आप रिमूव नहीं करते। तो आपका एच एंड एस इस तरह का होता है कि वो एक कंपोनेंट पे तो अटैक करते हैं और दूसरे पे अटैक नहीं करते। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड को एच कर दिया गया और सिलिकॉन को कुछ नहीं हुआ। दिस इज़ कॉल्ड एच सिलेक्टिविटी। यानी आप जब एच एंड में वेफर को डालेंगे और ये वेट एचिंग में होता है, वेट एचिंग में ये बहुत एक्यूरेट होती है कि आप जब सिलिकॉन को वेफर को एच एंड में डालेंगे, डिप करेंगे तो सिर्फ ऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाएगी लेयर
बाकी जो आपकी सिलिकॉन की लेयर है वो बिल्कुल अनएफेक्टेड होगी वैज इट इज़। So this is called edge selectivity and this is very accurately done in wet etching। तो वो बार बार हो रही है, अब देखेंगे तो इसमें बारह ये कि ऑक्सीडेशन की और फिर एचिंग कर दी है। तो जहाँ जहाँ से उसको रिमूव करना था वहाँ से उसको रिमूव कर दिया है। इंटरेस्टिंगली अगर आप यहाँ पे एचिंग जो ऑक्सीडेशन की गई है उसको भी अगर आप देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे वो इतना नज़र नहीं आ रहा, बहुत थोड़ी सी ऑक्सीडेशन हुई है। इन रियलिटी अगर देखा जाए तो लेस देन 20 नैनोमीटर की ऑक्सीडाइज लेयर है जो अंदर की तरफ भी आई है, यानी सबस्ट्रेट से नीचे भी आई है जो ज़ीरो पे था, और ऊपर भी गई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक ऑक्सीडेशन की जो शुरू की स्लाइड्स हैं उसके अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि जब आप ये ग्रोथ करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो जो आपका सिलिकन है वो थोड़ा सा नीचे भी जाता है ऑक्सीडाइज होने का, और थोड़ा सा ऊपर भी जाता है जो आपकी बेस लेयर होती है। उसको आप पढ़ के यहाँ पे ज़रूर देखें कि वो आया जो था 56% टू, यानी 54% टू 56% या 56% टू 44% की रिलेशनशिप होती है कि वो ऊपर कितना गया और नीचे कितना आया। उसको आप पढ़ के देखें, वो बड़ा इंटरेस्टिंग, और वो यहाँ पे इसमें सिमुलेशन में यूज़ भी हुआ हुआ है। फिर ये एचिंग की है 0.02, देखें ये 20 नैनोमीटर की जो है हमने जो है वो ऑक्सीडाइज कर दी है। एच एच जो ऑक्साइड थी उसको एच करके रिमूव कर दिया। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि वेट एचिंग में हो जाता है बड़ी इजीली, और इसको एच सेलेक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो थी की गई है वो इम्प्लांटेशन की गई है। तो अब इन दो फिगर्स में अगर आप डिफरेंस देखें, और ये डोपिंग डेंसिटीज़ के साथ जो है ना ये पिक्चरिंग हुई हुई है, और आप जब ये देखेंगे ये सेकंड जो फिगर है इसमें आप जो भी डोपिंग डेंसिटी है, अब ऑब्वियसली ऊपर जो आपके पास जो सबसे ऊपर जो लेयर थी वो ऑक्साइड की थी। ऑक्साइड की लेयर के साथ जो है ये बोरॉन की इम्प्लांटेशन हुई है। 8 × 10⁻12 जो है पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है, ये इसकी डोज सेलेक्ट की गई है। एनर्जी जो है वो 1000 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे हिट किया गया है इसको, और तकरीबन ये आप देखेंगे ये कहाँ तक जो है आपको नज़र आ रहा है कि ये बोरॉन का इफेक्ट जो है वो इंटरनल आया है। पहले जो सबस्ट्रेट बनाया गया था ना वो एन टाइप का बनाया गया, तो एन टाइप के अंदर पी टाइप की डोपिंग की गई है, ठीक है। तो ये आप ये देख लें कि ये किस तरीके से जो है ना ये एकदम कलर जो है वेफर का पूरा जो चेंज हुआ है, और दिस इज़ द रीज़न जो आपकी जो डोपिंग आई है उसकी वजह से हुआ। फिर दोबारा डोपिंग के बाद, डोपिंग करने के बाद दोबारा से ऑक्सीडेशन यूटिलाइज़ की गई है, ऑक्सीडाइज़ किया गया है। और आपको यहाँ पे क्लियर ही नज़र आएगा कि पहले तो बहुत थोड़ी ऑक्सीडेशन हुई थी जो तकरीबन 30 मिनट्स की गई थी, लेकिन अब जो यहाँ पे इस इम्प्लांटेशन के बाद ऑक्सीडेशन की गई वो 100 मिनट्स की गई है, यानी तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा आपने टाइम दिया, और टेम्परेचर 950 रखा, और फिर ऑक्सीडेशन। तो इसमें आप देखें कि एक बहुत बड़ी लेयर ग्रो हुई है। ये तकरीबन 200 तकरीबन अगर देखें तो ये 200 नैनोमीटर ऊपर ग्रो हुई है, और तकरीबन इतनी करीब 200 नैनोमीटर नीचे भी ग्रो कर गई है डिवाइस में, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सारी ऑक्सीडाइज लेयर है, और इसके अंदर जो अगर आप देखें तो वो सारी जो आपने बोरॉन की डोपिंग वगैरह की थी वो सारी इसमें आ रही है, और इस तरह की है। अच्छा, आगे जो है इन्होंने इसको फिर ड्राई ऑक्सीडेशन की है, फर्दर ड्राई ऑक्सीडेशन की है, और जिसकी और ये थोड़ी सी एक लेयर ग्रो हुई है ड्राई ऑक्सीडेशन से, बिकॉज इट्स ए 50 मिनट। ड्राई ऑक्सीडेशन में तो कुछ भी नहीं होना। वेट ऑक्सीडेशन जो है वो तेज़ी से ग्रो होती है निस्बतन ड्राई ऑक्सीडेशन के। ड्राई ऑक्सीडेशन में जो है बिल्कुल थोड़ी सी लेयर में फ़र्क पड़ा है, और वो तकरीबन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर जो है वो 0.1 एटमॉस्फेरिक रखा गया। फिर अनीलिंग की गई है। नाउ दिस दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे क्या किया गया है, और इधर से और इधर इसमें डिफरेंस क्या आ गया। तो ये चीज़ें जो थी ये डिफ्यूजन के जब हमने प्रोसेस पढ़ा था उसमें मैंने डिस्कस भी किया था। जब आप इस तरीके से अनीलिंग कर रहे होंगे ना, तो इन रियलिटी यू आर सपोर्टिंग डिफ्यूजन, कि आपके जो डोपेंट्स हैं वो डिफ्यूज़ हो रहे होंगे, और वो मोर और मोर जो हैं वो शिफ्ट करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे। तो आप यहाँ पर देखें, तो इधर अगर आप देखें तो ये जो थी किस तरीके से था हमारे पास जो स्ट्रक्चर था, और इसके पास जो अब स्ट्रक्चर आया वो कैसे। तो ये जो रेड यहाँ पे स्ट्रक्चर था वो स्प्रेड कर गया है, और जो ऊपर स्ट्रक्चर था वो नीचे तक आ गया है। जो पहले ऊपर था अब वो इसमें थोड़ा सा नीचे आता नज़र आ रहा है। और इसी को फर्दर जब हमने एलिंग और डिफ्यूजन की 90 मिनट्स की 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हमने
टेम्परेचर बढ़ा दिया, टाइम थोड़ा सा है क्या, और नाइट्रोजन का प्रेशर रखा है, तो आप देखें किस तरीके से ये डोपेंट्स जो हैं ये किस तरह से, अब आप देखें डेंसिटी कम हो गई है। और अब ये बिल्कुल जो ग्राफ्स आपने बनाए थे ना डिफ्यूजन के, तो आप यहाँ पे एग्जैक्टली उनको सिमुलेट करके देख सकते हैं कि उनकी जो है डेप्थ उनकी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो उनकी कंसनट्रेशन थी वो नीचे आती जा रही है। क्योंकि यहाँ पे ग्राफ्स में आप देखिए ना, तो पहले हम रेड कलर में थे और अब हम यहाँ से इस ऑरेंज कलर्स में या इन कलर्स में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली डेंसिटी जो डोपिंग है वो कम होती जा रही है, लेकिन डेप्थ बढ़ती जा रही है। फिर एचिंग की गई है, ऑब्वियसली ये सारा जो इससे ऊपर जितना ये सारा ऑक्साइड लेयर था, ये सारा का सारा एच कर दिया गया, और आपके पास जो है ये तो ये अगर आप देखें तो ये सारा जो है ये स्ट्रक्चर इतना उड़ाने के बाद ये जो यहाँ पे नीचे है, ये आपके पास डोपिंग डेंसिटी जो है इसकी कम होके इतनी रह गई है, और ये यहाँ पे आ गया, एचिंग की, और ये दोबारा आपके पास जो है समथिंग आ गया। ठीक है। तो ये अब एचिंग के बाद ये आपके पास ये आ रहा है। इसके बाद ऑक्सीडेशन दोबारा से की गई है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये बड़ा, इस डिवाइस को बनाने में जो स्टेप्स यूज़ किए गए हैं बड़े इंटरेस्टिंग हैं, और आपके लिए देखने के काबिल हैं कि किस तरीके से जो डिज़ाइनर है, ख़ासतौर पर जो प्रोसेस डिज़ाइनर है, वो कैसे मॉसफेट को रियलाइज़ कर रहा है इन प्रैक्टिकल डोमेन में रहते हुए। 20 मिनट्स की गई है, बहुत थोड़ी सी ग्रो हुई है, आपको नज़र आ रही होगी, और 1000 डिग्री पे की गई है डाइऑक्सीडेशन, और एचिंग दोबारा कर दी है, दोबारा उसको रिमूव कर दिया गया है, और उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन की है, और बिल्कुल एक छोटी सी लेयर की गई, और ये ड्राई ऑक्सीडेशन थी, तो ये भी ड्राई ऑक्सीडेशन थी। उसके बाद एचिंग करने के बाद उसके बाद फिर दोबारा से ड्राई ऑक्सीडेशन की गई है 1 एटमॉस्फेरिक की। अच्छा जी। अब ये जो आपके पास आया है, इसके अंदर जो है फिर आयन इम्प्लांटेशन की, अब दोबारा से इसमें बोरॉन जो है वो डोप किया गया है, और प्रीवियसली भी बोरॉन डोप किया था, सबसे पहले फास्फोरस डोप किया था, फिर बोरॉन डोप किया, फिर बोरॉन डोप कर दिया, और उसके बाद आप देखें तो ये लेयर डिपोजिशन पॉलीसिलिकॉन डिपॉजिट किया गया। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये केमिकल वेपर डिपोजिशन से जो है पॉलीसिलिकॉन डिपॉजिट किया जा सकता है, ये आपने पढ़ा हुआ भी है। तो यहाँ पे केमिकल वेपराइजेशन का जो है प्रोसेस जो है वो यूज़ किया गया। इससे अगर नेक्स्ट देखें तो अगेन वेट ऑक्सीडेशन की गई है, और ऑक्साइड की लेयर ग्रो की गई है। तो यहाँ पे आपके पास जो लेयर थी उसके ऊपर फर्दर जो है वो लेयर ग्रो की गई है ऑक्सीडाइजेशन की। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो आपको लेयर नज़र आ रही है ना, जो खासतौर पे ये लेयर ग्रो की गई है, जिसको बाद में इम्प्लांटेशन भी की गई है, ये आपकी वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है जो आपकी एज ए गेट के तौर पे यूज़ होगी। ठीक है ना, क्योंकि ये देखें अब आपके ऊपर ऊपर से मेटल आ गया, डिपोजिशन हो गई है, और ये अभी हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं की है मेटल जो है, क्योंकि अभी ये सिर्फ पॉलीसिलिकॉन है, यहाँ पे हमने इसके ऊपर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर फर्दर कर दी है। ठीक है। तो ये वाली जो लेयर थी ना, ये आप इसमें और इसमें फ़र्क है, ये ड्राई ऑक्सीडेशन से ग्रोथ लेयर है, और ये जो लेयर ग्रो हुई है ये वेट ऑक्सीडेशन से ग्रो हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि ड्राई ऑक्सीडेशन से जो लेयर ग्रो हो रही है वो गेट के नीचे है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और ऑब्वियसली गेट पे जो है आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे और उसके थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे हमने ड्राई ऑक्सीडाइज किया गया, और यहाँ पे हमने जो ऑक्सीडेशन, ये दिस इज़ कॉल्ड पैसिवेशन। तो पैसिवेशन जो है वो इसलिए की जाती है कि कोई इम्प्योरिटी फर्दर डिवाइस के अंदर ना जाए, पैसिवेट कर दिया। फिर देखिए इंटरेस्टिंग, ऑक्सीडेशन हो गई, उसके बाद फिर क्या किया, आयन इम्प्लांटेशन की है। नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब क्या किया, फास्फोरस जो है उसको इम्प्लांट किया गया। तो ये आपने देखा कि इनिशियली हमने पी टाइप से किया था, और फिर अब ये सारा जो एरिया है ये पी टाइप है, क्योंकि दो बार जो बोरॉन की आपने इम्प्लांटेशन की है वो अब सारी इधर अंदर आ गई है, और अब उसके अंदर अब जो है आप जो है यानी वो सारा पी टाइप का सबस्ट्रेट क्रिएट करने के बाद आपने उसके अंदर जो है अब एन टाइप जो है वो करनी है, और ये जो एन टाइप जो होगा ये ऑब्वियसली यहाँ तो क्या करेगा कि ये जो आपका जो पॉलीसिलिकॉन है उसकी डोपिंग जब आप कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली वो आहिस्ता आहिस्ता मेटेलिक बिहेवियर आ रहा होगा उसके अंदर, और यहाँ पे जो आप कर रहे हैं ये आपका सोर्स बन रहा होगा, क्योंकि ये आपके पास सोर्स होगा, यहाँ पे गेट होगा, और फिर उस तरफ ड्रेन होगा। जब हम इसको इसकी इस डिवाइस को जब मुकम्मल हो जाएगी तो उधर से करेंगे, तो ये सिमेट्रिकल डिवाइस होती है, तो ये इसका जो है मिररिंग करने से ये दूसरी तरफ भी क्रिएट हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर आ गया, फिर इसने क्या किया, ऑक्साइड लेयर फर्दर डिपॉजिट कर दी है। ठीक है। अब ये जो है ना, ये ये जो ऑक्साइड लेयर डेवलप की है, ये सिर्फ यहाँ पे इसको फर्दर कवर कर रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है, और आप देखिएगा ये असल में सारी कवर हो रही है, इधर से ये सारा कवर हो जाएगा, और इससे आगे जाके अब इसने क्या किया, इसमें आर्सेनिक की इम्प्लांटेशन कर दी है। ना आर्सेनिक इज इम्प्लांटेड, और ये फर्दर ये आपके पास ये जो सोर्स था इसको इन्हेंस कर रहा है। इससे पहले देखें ये लेयर इधर इधर तक थी, अब ये लेयर ऑब्वियसली इधर आ गई। क्यों? क्योंकि इस अब ये असल में ना इसे क्या कह रहे हैं कि ये इसको जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है ना सोर्स को, अगर आप देखें इसको बड़ा आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो है ना डिके किया गया है। और यहाँ पे ये तस्वीर बड़ी खूबसूरत है कि ये इस इंटरेस्टिंगली आपको ये कलर दिखा रही है कि यहाँ पे सबसे मैक्सिमम डोपिंग है, तो जब आप ट्रैवल कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता डोपिंग कम होती जा रही है, हद तक कि यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी पी टाइप है और ये एन टाइप है। और पी टाइप आपने देखा किस तरीके से हमने बोरॉन को डोप किया 2 बार और फिर उसको अनील करा के अंदर डेप्थ में ले गए। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो फर्दर अनीलिंग की है। अनीलिंग करने की वजह से क्या होगा कि अब ये जो आपके पास जो यहाँ पे प्रोफाइल बन रही थी उसको आपने फर्दर चेंज कर लिया, थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, और ये मेटलाइजेशन कर दी है, इसे फिजिकल वेपर डिपोजिशन की गई है। तो आप यहाँ पे यहाँ तक अगर आप देखें तो हमने हर प्रोसेस जो हम पढ़ के आ चुके हैं वो सारा हमने इधर यूज़ कर लिया। डिफ्यूजन की है हमने, ऑक्सीडेशन की है हम लोगों ने, आयन इम्प्लांटेशन की है हम लोगों ने, अनीलिंग की है जो कि रैपिड थर्मल प्रोसेसिंग से भी हो सकती है, उसके बाद हमने पीवीडी की है, सीवीडी की है, एंड द लास्ट एचिंग की है। यानी कोई एक भी प्रोसेस है नहीं यूज जो यूज़ ना किया गया। तो इसका जो अगर आप पूरा एक फ्लो चार्ट बना लें इस डिवाइस के, जैसे मैंने तो यहाँ पे ये कर दिया, अब आपके लिए फ्लो चार्ट बनाना कोई मुश्किल नहीं है कि हर स्लाइड के अगेंस्ट आप निकालते जाएं और फ्लो चार्ट आपका बनता जाएगा। ठीक, तो वो ये पूरा एक प्रोसेस फ्लो बन जाएगा किस तरीके से आप ये डिवाइस, और ये सबसे बेसिक डिवाइस है जो किसी भी इंटीग्रेटेड सर्किट में बनाई जाती है कि मॉसफेट बना। तो कोई सी भी डिजिटल आईसी डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें मॉसफेट्स ही मॉसफेट्स होंगे, एन मॉस है तो फिर इसके बाद पी मॉस बनाएंगे और इन दोनों से आपका सी मॉस बन जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और आप पी मॉस का स्ट्रक्चर भी इसी तरीके से बना सकते हैं, ये सी एन मॉस है आप पी मॉस बना सकते हैं, सिमिलर यही है। आपको मेरे लिहाज से बेहतर आइडिया होना चाहिए किस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे और कैसे आप पी मॉस बनाएंगे। और अब आप देख लें बिल्कुल ये आपका यहाँ पे ये सोर्स बन चुका है, ये गेट पूरा रेडी है। यहाँ पे देखिए ये जो आपने इम्प्लांटेशन बार बार की है इसकी वजह से इसकी जो डोपिंग है वो कितनी चेंज हो गई। जब इनिशियल आपने किया था तो इसकी डोपिंग क्या थी, यानी इट हैज़ नो डोपिंग एट ऑल, और अब इसमें मैक्सिमम डोपिंग जो है वो डोपेंट्स आके बैठे हैं। तो कितना फ़र्क पड़ा है इसके अंदर, वही है कि आप बार बार डोपिंग करके आपने बनाया है ये। यहाँ पे आपने डिवाइस को पैसिवेट कर दिया, इधर आपने मेटलाइजेशन करके इलेक्ट्रोड लगाया, ये आपका सोर्स है। और इससे अगले स्टेप में जब आप मिरर करते हैं तो ये सोर्स आ गया, ये ड्रेन आ गया और ये आपका गेट आ गया, ये आपका मॉसफेट कंप्लीट हो जाता है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक तरीके से अगर आप देखें ना कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे होंगे ना और पूरी डिवाइस डेवलप करेंगे तो आपको सारे प्रोसेसेस इंटर रिलेटेड नज़र आएंगे। एक समझें कि पूरा कोर्स एक ही लैब में रन हो गया, ईच एंड एवरी स्टेप अब आपको पता लग गया कि अच्छा यार मैं किस तरीके से करूँगा और मैं कैसे करूँ। इंटरेस्टिंगली मेरा जो सेकंड लेक्चर था उसमें भी मैंने यही चीज़ें डिस्कस की थी विद द हेल्प ऑफ ए प्रेजेंटेशन फाइल, जिसके अंदर मैंने ये दिखाया था कि किस तरीके से आप वो एक सीमॉस स्ट्रक्चर को उसमें सिमुलेट किया गया था। यहाँ पे हमने सिर्फ एक एन मॉस को जो है बनाया है, लेकिन इंटरेस्टिंगली सिमिलर स्टेप्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं, उसी तरीके से लेयर्स डिपॉजिट की गई हैं, ऑक्सीडेशन यूज़ की गई है, उसके साथ एचिंग की गई है, उसके साथ अलावा इम्प्लांटेशन को किस तरीके से यूज़ किया गया आपने देखा 3-4 बार हमने इम्प्लांटेशन यूज़ की। किस तरीके से हमने पहले जो है एन टाइप दे के सबस्ट्रेट बनाया है, एन टाइप से फिर उसके अंदर पी टाइप डोपेंट्स डाले हैं, फिर उनकी एनीलिंग करा के उनको ट्रैवल कराया है, फिर वो जब पी टाइप हो गया तो उसके अंदर जो है हमने फिर एन टाइप की इम्प्लांटेशंस की। इनको बेसिकली देखने हैं और इनके ऊपर जो है आपने काम करना है और आपने समझना है। बड़ा इंटरेस्टिंग जो चीज़ है ना वो इसका इसी लैब का नेक्स्ट सेक्शन है, और वो ये है कि अगर आप ये देखें कि जो यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ चेंज करते हैं, ख़ासतौर पर आप देखें यहाँ पे आपने सोर्स बनाया, तो अगर आप सोर्स की डोपिंग चेंज कर देते हैं, ये जो पिछले अभी आपने 2 इम्प्लांटेशंस की इसमें अगर आप सोर्स की डोपिंग चेंज कर देते हैं तो उसके नतीजे में क्या होगा। बेसिकली ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आप देख लें कि इस रीजन में
आपकी इधर इस रीजन में कोई भी डोपिंग नहीं जा रही है। जो आपने लास्ट दो आयन इम्प्लांटेशंस की हैं, देखें, एक पहली इम्प्लांटेशन यहाँ तक आई है, यहाँ पे आपका पी टाइप ही रहा है। और इधर भी अगर आप देखें तो ये दूसरी इम्प्लांटेशन हुई है, वो भी इधर नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे आपका गेट बैठ गया। गेट के नीचे का जो चैनल है वो प्रोटेक्ट चैनल जो है वो पी टाइप, ये इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट आपने बनाया है, और पी टाइप का चैनल है। और सारी जो डोपिंग है ना, वो अगर आप देखें तो उधर नहीं आ रही, बल्कि वो इधर तक ही रह रही है। और ये जो आपने यहाँ पे ऑक्साइड डेवलप की थी, ये ऑक्साइड प्रोटेक्ट कर रही है इस सेक्शन को, इस सेक्शन को प्रोटेक्ट कर रही है कि इसके अंदर जो है ना मजीद जो है वो डोपिंग ना जाए। और डोपेंट देखें, और वही देखें, यहाँ पे नहीं गया और यहाँ पे गया। सो ऑक्साइड लेयर जो है ना वो आपको एक तरीके से रेजिस्ट के तौर पे भी एक्ट करती है, रेजिस्ट करती है आयन इम्प्लांटेशन को, किसी खास जगह तक नहीं जाने देती। ये जो है हर एक जो प्रोसेस हो रहा है, इट इज़ गिविंग यू ए पर्पस। इंटरेस्टिंगली, यहाँ से अगर आप इस प्रोसेस में कुछ चीज़ें चेंज करें तो आप आगे जो डिवाइस की करेक्टरिस्टिक्स बन रही हैं उसके अंदर भी वेरिएशंस दे सकते हैं। आप जो है ख़ास तौर पे अगर चेंज करना चाहें तो ये जो बोरॉन की डोपिंग की है, अगर आप उसकी जो पी टाइप की डोपिंग है, अगर आप उसको चेंज कर देते हैं, उसकी डोपिंग डेंसिटी को चेंज, उसका आप इफेक्ट देखें कि आपकी जो थ्रेश होल्ड वोल्टेज है उसके ऊपर क्या पड़ता है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर आप वो देखें। फिर इधर इधर जो आपने ये डोपिंग की है सोर्स की जो की है, या जो ड्रेन की जो भी डोपिंग बन जाएगी, अगर आप वहाँ पे इस डोपेंट्स को चेंज कर दें तो जो ओवरऑल करेक्टरिस्टिक्स है, ड्रेन करेक्टरिस्टिक्स है या आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है, उसके अंदर क्या चेंज आएगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये आपको सवाल भी बना सकता है, नहीं आपके पेपर में ये सवाल आ सकता है, थ्योरी के पेपर में ये आ सकता है कि आप ये सिमुलेशन रन करें, अब सिमुलेशन बनी हुई है आपके पास, यहाँ पे सिमुलेशन रन करें, ये वेरिएशन करें और देखें कि आपके पास जो आपकी क्रेडिट है उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, वट आपने क्या चेंजेस महसूस किए, और उस चेंजेस पे आप जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन लिखें। तो ये बहुत ही अहमियत की हामिल लैब है, और मैं चाहूँगा कि सारे जो हैं वो इसको टाइम दें और इसको बेहतर तरीके से इसको देखें। और बहुत ज़्यादा इंसाइट्स जो हैं वो कोर्स में भी और लैब में आपको मिल सकती हैं अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाएं। मैंने तो थोड़ा सा मेरे पास टाइम था आज आज तो मैंने कहा कि इसको बैठ के कंप्लीट किया जाए और अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाए, ताकि सारे जो हैं वो अ, इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देख सकें। और ख़ास तौर पे जो आगे आप लैब करने जा रहे हैं, लैब 7 और लैब 8 जो है वो बीजीटी के हवाले से, उसमें बाइपोलर जंक्शन डिवाइस जो है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की जो डिवाइस है उसको आप बड़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है ना वो मॉसफेट के स्ट्रक्चर के हवाले से शेयर किया है, बैकग्राउंड के थ्रू ये भी बनाया है, आपको वीडियोस भी शेयर की हैं। तो अब आपको टाइम देना पड़ेगा इसको, और इसको समझना पड़ेगा। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हैं वो फाइनल के लिए बन सकते हैं, आपकी असाइनमेंट्स बन सकती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब जो है ना वो इस पे तवज्जो दें। वाइवा तो मैं कल इंशाल्लाह करूँगा इसके हवाले से, लेकिन इसके अलावा भी जो है आप इसको टाइम दें। मैं हो सकता है इसमें एक दो और असाइनमेंट्स प्लेस कर दूँ। तो थैंक यू, बस यही था कि मैं आपके साथ हूँ। मेरे से कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ डू आस्क, और do let me know if there is something that would trouble you. Thank you very much.